हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप का लेक्चर नंबर 6। और आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब ब्लड का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको ट्रांसफ़र करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं किसी व्यक्ति को, अगर मान लो ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड जब दिया जाता है या उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे ब्लड को मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है या कैसे ब्लड डोनेट करते हैं, कौन कौन डोनेट कर सकता है, किस टाइप का, या ब्लड ट्रांसफ्यूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी है, हमारा क्लास 10th राजस्थान बोर्ड की साइंस का कंप्लीट वीडियो कोर्स अवेलेबल है। कहाँ पर? अपनी लकी एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अभी कोर्स रनिंग में है, मैं आपको बता दूं क्लियरली, अभी रनिंग में है ये। यहाँ पर आपके अब तक लगभग 152 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और साथ के साथ में यहाँ पे वीडियोज आ रहे हैं और बायो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इन प्रोसेस है ये कोर्स। ठीक है, और वीडियोज आते रहेंगे। साथ के साथ में इसके आपको नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, डिस्कशन का ग्रुप भी मिलेगा, कई सारे एडवांटेजेज हैं। ठीक है, एडिशनल एडवांटेजेज वो भी आप मतलब उठा सकते हो। तो ये कोर्स आप अपनी लकी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर इसको आप ज्वाइन करें ताकि घर बैठे आप हर चैप्टर को डीपली मतलब स्टडी कर सकें। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, क्या ज़रूरत पड़ती है, कब कब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्लड क्या किया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है किसी पेशेंट को। ठीक है, तो जो ब्लड की ज़रूरत है वो पेशेंट हो गया, तो ब्लड को चढ़ाने के लिए क्या प्रोसीजर है, कब कब इसको चढ़ाया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, वो सारी चीज़ें हम शुरुआत करेंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या है? द मेथड टू ट्रांसफर ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब किसी एक व्यक्ति से ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति के सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब सिंपल सी बात है, ब्लड किसका पार्ट होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। मैंने पहले आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली तीन चीज़ आती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें तीन चीज़ आती हैं, ह्यूमन हार्ट, दूसरा ब्लड और तीसरा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर बॉडी में कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो गया वो धीरे धीरे जाता रहेगा, डायरेक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये एक मेथड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक मेथड है जहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। यही क्या कहलाता है? हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अब कई केसेस में ऐसा होता है कि एक व्यक्ति से ब्लड ले लिया, उसको ब्लड बैंक में स्टोर कर दिया, जब जरूरत पड़ी तो जो स्टोर ब्लड है उसको दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो वह फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाज परफॉर्म्ड बाय ए फ्रेंच डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनाइस इन 1667। ठीक है, तो जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था पहली बार। ये फ्रेंच के एक डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया था कि ट्रांसफ्यूज ब्लड इन ए 15 ईयर ओल्ड बॉय फ्रॉम ए सीप, मतलब भेड़ से 15 साल के बच्चे में इन्होंने क्या किया था, ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया था पहली बार। तो ध्यान रखना कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया था, या किस डॉक्टर ने या किस व्यक्ति ने, अगर आ जाए तो आपको बताना है। जीन बाप्टिस्ट डेनिस, और इन्होंने कब किया था? 6 ईयर तो मुश्किल पूछी जाएगी, फिर भी आप ध्यान रखना फ्रेंच डॉक्टर थे जीन बैप्टिस्ट डेनिस। 1667 में सीप से 15 साल के बच्चे में इन्होंने ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत क्या है, क्यों ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है, क्यों किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है, किन किन केसेस में जरूरत पड़ सकती है। तो देखो, पहली बात तो ध्यान रखना, ब्लड हमारी बॉडी का या सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। हम ब्लड के बारे में सारी जानकारी पढ़ चुके हैं। और ब्लड तो मतलब लाइफ लाइन, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी आपकी मेडिसिन हैं, सब किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है? ब्लड के थ्रू हो रही हैं। आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड के थ्रू हो रहा है। भोजन डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके थ्रू जा रहे हैं? ब्लड के थ्रू जा रहे हैं। तो मतलब बिना ब्लड के तो लाइफ खराब है। ठीक है, तो ब्लड बहुत वाइटल थिंग है हमारी बॉडी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो कब कब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है पूछा जा सकता है पेपर में। 2-3 पॉइंट पूछ सकता है कि बताओ, राइट एनी 3 रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 3 मतलब रिक्वायरमेंट बताओ, क्या कब कब मतलब रिक्वायरमेंट पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो पहली बात, एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, क्या लग जाए? चोट लग जाए, या बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग के दौरान क्या होता है? ब्लड बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो
बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से बाहर चला जाएगा, या कोई चोट लग जाए तब बॉडी से बाहर ब्लड चला जाता है, तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। उस समय हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। सीवियर शॉर्टेज ऑफ ब्लड इन द बॉडी, अगर किसी कारणवश अगर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा खून की कमी हो जाए, ब्लड मतलब खून, रक्त, ध्यान रखना है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ड्यूरिंग ए सर्जरी, जब भी डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो आपको पता है चीर फाड़ करते हैं, काटा पीटी करते हैं बॉडी में, तो बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, तो उस दौरान भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार आपने सुना होगा या कई बार आपने देखा होगा, डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं कि हमें मतलब 1 यूनिट या 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, आप अरेंज करो या डोनेट करो, कुछ भी करो, ठीक है। लो प्लेटलेट काउंट इन द ब्लड, कई बार ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट आपको पता ही है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं, तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है, तब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। कई प्रकार के फीवर्स हैं, डेंगू, टाइफाइड, इन सारी चीज़ों में भी कई बार अगर प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं जिसमें आरबीसी क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हीमोफीलिया में, ठीक है। और उनको भी हीमोफीलिया में एक चीज़ और है, हीमोफीलिया में यहाँ पे समझाऊंगा आपको। ये हीमोफीलिया में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, वो आरबीसी डिस्ट्रॉय की बात नहीं है, ये गलत बता दिया मैंने, सॉरी। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति के मान लो चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद जो ब्लड है ना वो लगातार ब्लीडिंग होता रहता है, निकलता रहता है, वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। तो हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं, अगर उनमें ब्लड चोट लग गई तो क्या होता है? ब्लड लगातार निकलता रहता है, रुकता नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो हीमोफीलिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ योर ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम दैट मेक्स इट हार्ड फॉर यू टू स्टॉप ब्लीडिंग व्हेन यू गेट एन ओपन वाउंड। जब कोई चोट लग जाए, जब कोई कुछ भी हो जाए, तो उस केस में क्या होता है? आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में बस ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, चोट लग जाती है ना में कई बार, तो थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है। मगर हीमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें अगर चोट लग गई या कोई घाव है उसमें से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुकती नहीं है। अब सोचो लगातार ब्लीडिंग होगी तो खून की कमी हो जाएगी, तो उस केस में उनको क्या ज़रूरत पड़ती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या है? सेल सिकल हो गई, मतलब नॉर्मली ऐसी सेल होती है, अगर सेल ऐसी हो जाए किसी कारणवश, क्रेसेंट शेप ले ले, चांद की सी शेप ले ले, ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी सेल को हम बोलते हैं सिकल सेल, और ये बीमारी कहलाती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल डिस्टॉर्ट कर लेती है अपने आप को, अपना रूप चेंज कर लेती है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हीमोफीलिया ध्यान रखना, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ये जेनेटिक बीमारी है, रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है उसमें ये डिजीज पाई जाती है। जेनेटिक है क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाती है। बस ध्यान रखना ब्लड की क्लॉटिंग इसमें नहीं होती हीमोफीलिया में। प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है भाई? अगर आपको खून चढ़वाना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खून का ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले तो हमें ब्लड चाहिए। क्या चाहिए? ब्लड। तो ब्लड चाहिए तो ब्लड का कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर कलेक्शन करने के बाद उसका ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। तो दो प्रोसेस हैं, ब्लड का कलेक्शन करना और दूसरा ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, एक बॉडी से मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करना, या फिर जो कलेक्टेड ब्लड है उसको किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ाना। तो ब्लड कलेक्शन पहला पॉइंट हम देखेंगे, ब्लड का कलेक्शन। तो सबसे पहले ब्लड कलेक्शन करने के लिए ब्लड चाहिए हमें, और ब्लड कौन देगा? कोई ना कोई देने वाला होना चाहिए। तो अगर सपोज ये व्यक्ति मिस्टर एक्स कह रहे हैं कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूं, तो मिस्टर एक्स क्या कहलाएंगे? डोनर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डोनर। अगर मान लो मिस्टर वाई, इनको खून की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? खून की ज़रूरत है, तो ये रिसिपेंट कहलाएंगे। रिसिपेंट देने वाला डोनर और ये लेने वाले रिसिपेंट कहलाते हैं। तो ब्लड कलेक्शन करने के लिए कोई ना कोई डोनर होना चाहिए। अगर मान लो कोई डोनर आ गया, मिस्टर एक्स आ गया, तो उसको एग्जामिन करेंगे, उसको चेक करेंगे, मेडिकल चेकअप होगा उसका। मेडिकल चेकअप में देखेंगे इसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है किसी बीमार व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया, कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी, कुछ है तो नहीं बीमारी, तो उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, और कोई बीमारी ना हो तभी उसका ब्लड लिया जाता है। अगर सपोज उसको पहले से खुद बीमारी है तो उसका ब्लड नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोनर को चेक करेंगे, कैसे? फिजिकली चेक करेंगे। ब्लड इज कलेक्टेड इन स्पेशल स्टरलाइज्ड पाउचेस कंटेनिंग एंटी कोगुलेंट्स, ठीक है, कैनूना ऑफ सूटेबल कैपेसिटी यूज फॉर ब्लड कलेक्शन। मतलब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो डोनर को फिजिकली चेक करेंगे, मेडिकली चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर उसके बाद ब्लड को कलेक्ट किया जाता है स्पेशल पाउच में कलेक्ट किया जाता है। पाउच कैसे होते हैं? पाउच स्टरलाइज्ड होते हैं, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता। दूसरे एंटी कोगुलेंट्स होते हैं, मतलब एंटी कोगुलेंट्स का मतलब है ऐसे पाउचेज होते हैं जहाँ पर ब्लड को अगर रखें तो उसमें ब्लड की
कोगुलेशन ना हो, ब्लड मतलब क्लॉटिंग ना हो, ठीक है। और ब्लड कलेक्ट करने के लिए एक ऐसी सुई सी, बड़ी सी सुई इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कैनुला। तो कैनुला ऑफ सूटेबल कैपेसिटी यूज फॉर ब्लड कलेक्शन, इसको जो डोनर है उसकी बॉडी में लगा दिया जाता है हाथ वाथ में, तो वहाँ से फिर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। अब ब्लड कलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद स्टोर कर देते हैं रेफ्रिजरेटर में अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशंस में उसको स्टोर करते हैं ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें ना हो। ब्लड इज चेकड अप फॉर एनी इन्फेक्शन, ब्लड को चेक किया जाता है कि कोई उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, एंड ऑल्सो चेकड फॉर RH फैक्टर एंड ब्लड ग्रुप्स, यहाँ पे FOR आएगा, एंड ऑल्सो चेक फॉर RH फैक्टर एंड ब्लड ग्रुप। और ब्लड को चेक किया जाता है, ब्लड का ब्लड ग्रुप देखा जाता है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, ठीक है। तो एक तो इन्फेक्शन चेक किया जाता है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, हेपेटाइटिस, HIV ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। RH फैक्टर चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, ठीक है। और डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, जब डोनर अपना ब्लड डोनेट कर देता है तो उसके बाद फिर उसको थोड़ा मेडिकल सुपरविजन में रखते हैं कि ठीक है अब इसमें देखते हैं ब्लड डोनेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। कई बार ब्लड डोनेट करने के बाद डोनर को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें भी दी जाती हैं, फ्रूट्स दिए जाते हैं, साथ के साथ में लिक्विड्स दिए जाते हैं, जूस वूस और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं ताकि बॉडी ठीक रहे। और ब्लड डोनेट करने के बाद बॉडी में कुछ रिएक्शन तो नहीं, वो भी चेक किया जाता है। आफ्टर ब्लड डोनेशन, अब यहाँ पे मान लो किसी व्यक्ति ने ब्लड डोनेट कर दिया तो कितने दिन में वो रिप्लेनिश कर लेता है, जो डोनेट हुआ ब्लड है बॉडी में जो कमी हो गई उसका भरपाई कितने दिन में होती है, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे अब। आफ्टर ब्लड डोनेशन प्लाज्मा इज रिप्लेनिश्ड विद इन 2-3 डेज। अब देखो ब्लड में दो चीज़ होती हैं, सॉलिड पार्ट होता है उसको हम मतलब सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, फॉर्म एलिमेंट में RBC, WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लाज्मा है ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है ये 2-3 दिन में रिप्लेनिश हो जाता है। प्लाज्मा की पूर्ति ब्लड में 2-3 दिन में हो जाती है डोनेट करने के बाद। मगर जो RBC हैं उनका रिप्लेनिश होने में लगभग 36 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 36 डेज लगते हैं, मतलब 1 महीने से ज़्यादा टाइम लगता है RBCs को रिप्लेनिश होने में, मतलब उनकी भरपाई कर पाने में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब दूसरा, अब देखो पहला प्रोसेस तो हो गया ब्लड का कलेक्शन, ब्लड कलेक्ट हो गया, हमने चेक कर लिया ब्लड चेक। अब देखो कलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना डोनर को चेक करते हैं मेडिकली, उसके बाद उसका ब्लड कलेक्ट किया जाता है कैनुला की सहायता से, उसको पाउचेज में रख दिया जाता है और साथ के साथ में फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं स्टेराइल कंडीशंस में, ठीक है। और डोनर को फिर चेक करते हैं, मेडिकल सुपरविजन में रखते हैं क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। और फिर ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ब्लड डोनेट करने के बाद ध्यान रखना 36 डेज में तो क्या हो जाता है, 36 डेज में तो RBC रिप्लेनिश हो जाती हैं और 2-3 दिन में प्लाज्मा रिप्लेनिश हो जाता है। रिप्लेनिश का मतलब उसकी भरपाई हो जाती है। अब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने का वक्त आ गया, ब्लड चढ़ाने का वक्त आ गया है। अब मान लो 2 व्यक्ति हैं, एक A और एक B, ठीक है। तो अब डोनर ने तो अपना ब्लड दे दिया, वो अब ब्लड बैंक में चला गया। कहाँ पे चला गया, ब्लड बैंक में चला गया। अब रिसिपेंट, मान लो कोई व्यक्ति B है, अब उसको ब्लड चाहिए, तो डोनर्स ब्लड इज मैच्ड विद रिसिपेंट ब्लड फॉर ABO ग्रुपिंग एंड RH फैक्टर। पहली बात तो क्या है, कई बार ब्लड आजकल तो क्या ब्लड बैंक में रखते हैं, ठीक है, हर तरह का ब्लड मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से जो भी रेसिपेंट है, जो भी पेशेंट है, उसको डायरेक्ट चढ़ा दिया जाता है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट मतलब डोनर देखते हैं और डोनर के बाद जो रिसिपेंट है उन दोनों को मतलब कई बार नहीं होता ब्लड बैंक में, तो डायरेक्ट वहाँ से लेके चढ़ाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच किया जाता है किसके ब्लड ग्रुप के साथ, रिसिपेंट मतलब लेने वाले के ब्लड ग्रुप के साथ मैच किया जाएगा। स्पेशली क्या क्या चीज़ मैच करेंगे, ABO ग्रुपिंग देखेंगे और RH फैक्टर देखेंगे। स्टोर्ड ब्लड इज टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, अगर स्टोर कर रखा है ब्लड तो उसको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे और लगभग 30 मिनट तक उसको रखते हैं एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन से पहले। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वो ठंडा ब्लड लिया और चढ़ा दिया बॉडी में, तो उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसको पहले नॉर्मल होने देते हैं, 30 मिनट तक रखते हैं। 30 मिनट बाद फिर उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ब्लड मतलब निकाला ब्लड बैंक से और बस मतलब लगा दिया इंजेक्शन या फिर किसी रूप में फटाफट पंप कर दिया बॉडी में, ऐसा भी नहीं है। ब्लड को क्या धीरे धीरे जैसे बोतल चढ़ती है ना, आपने बोतल देखा होगा, बूंद बूंद करके मतलब अपना आता रहता है उसमें से जो भी
दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो धीरे 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 करके चढ़ती रहती हैं। तो ऐसे ही ब्लड को भी धीरे धीरे करके चढ़ाया जाता है। तो ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड इंट्रावीनियसली एंड प्रोसेस टेक्स अबाउट 4 आवर्स। अब ब्लड को कैसे चढ़ाया जाता है, इसका प्रोसेस है इंट्रावीनियसली, मतलब बूंद बूंद करके धीरे 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 करके ब्लड को चढ़ाया जाता है, एक साथ नहीं चढ़ाया जाता। और इसको ब्लड को चढ़ने में भी लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, 3-4 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। Medicines are given by a doctor to prevent the transfusion related reactions like fever, chill, pain, साइनोसिस। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ब्लड जिसको दिया जा रहा है, जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट को डॉक्टर दवाई देते हैं कई बार, ठीक है, कि ताकि उनको बुखार ना आए, सर्दी ना लगे, दर्द ना हो, ऐसी सारी चीज़ें ना हो। टाइप्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कितने प्रकार हैं, तो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ब्लड। अब देखो, अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर मान लो ये व्यक्ति ए है, ए से बी को दिया जा रहा है ब्लड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड दिया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। और मान लो खुद का ब्लड खुद ही यूज करें तो इसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। तो यहाँ पे यही बता रखा है, व्हेन ब्लड from another person is used for transfusion is called एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। जब मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से मतलब ब्लड को यूज करें, जैसे मान लो ये इनको दे रहे हैं तो एक से दूसरे व्यक्ति में मतलब ब्लड यूज हो रहा है, तो दूसरे व्यक्ति का जब हम ब्लड यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। और ऑटोजेनिक में क्या होता है, व्हेन सेल्फ ब्लड इज यूज्ड फॉर ट्रांसफ्यूजन, जब खुद का ही ब्लड यूज किया जाए ट्रांसफ्यूजन के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब मान लो कोई व्यक्ति ब्लड का, या मतलब डॉक्टर ब्लड का क्या कर रहा है, ट्रांसफ्यूजन कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते समय किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर किन किन चीज़ों का ध्यान रखता है, सबसे पहले मैचिंग एबीओ एंटीजन इन ब्लड और पेशेंट एंड डोनर। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो पहले एबीओ एंटीजन चेक करते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ब्लड ग्रुप में क्या चेक होता है, ब्लड ग्रुप अब आपको बताइए, ब्लड ग्रुप किसके आधार पर डिफाइन करते हैं, एंटीजन के आधार पर। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, साथ ही साथ में अगर आरएच एंटीजन भी है तो ए प्लस हो जाएगा, आरएच एंटीजन नहीं है तो ए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ पहले। तो सबसे पहले मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं पेशेंट का और डोनर का। चेकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और जर्म्स इन डोनर्स ब्लड। फिर चेक करते हैं कि डोनर का जो ब्लड है उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, कोई जर्म्स तो नहीं है, कोई मतलब बैक्टीरिया वायरसेस, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आरएच फैक्टर मैच किया जाता है दोनों का, आरएच फैक्टर मैच करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी हो जाएगी, दैट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। वो मैं बता चुका हूँ, आरएच इनकॉम्पेटेबिलिटी। कोल्ड स्टोरेज ऑफ कलेक्टेड ब्लड इज ऑल कंडीशंस। अगर मान लो आप ब्लड कलेक्ट कर लिया है तो कलेक्टेड ब्लड को हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर मतलब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठंडा करके रखते हैं उसको, ताकि उसमें कुछ इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ऑफ कलेक्टेड ब्लड इन ऑल कंडीशंस। जो भी कलेक्टेड ब्लड है कोशिश की जाती है कि उसका इन्फेक्शन ना हो, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इट में लीड, अब यहाँ पे एक दे रखा है, केयरलेसनेस ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय केयरलेसनेस हो जाती है, मतलब सावधानी ना बरती जाए, तो क्या क्या हो सकता है, इसकी वजह से कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे HIV-1, HIV-2। HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस हो सकता है HIV-1 और HIV-2। HLTB-1, HLTB-2 ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस, ये भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये हो सकता है। क्रूट्जफेल्ड्स जैकोब डिजीज, ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो अगर मान लो आप बता देना सिंपल सा, अगर केयरलेसनेस बढ़ती जाती है इसकी वजह से मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज में हैपन में टेक प्लेस, ऐसा हो सकता है अगर केयरलेसनेस बढ़ती जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान। अब यहाँ पर एक टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। अब आपने देखा होगा माता पिता से जो बच्चे होते हैं, अब माता पिता का अगर ब्लड ग्रुप आपको पता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप आप पता लगा सकते हो, या फिर ये भी बता सकते हो कि कितने ब्लड ग्रुप के टाइप के बच्चे होंगे, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, आप पता लगा सकते हो कि ये बच्चा इसी माता पिता का है या नहीं है। कई बार मान लो कोई क्लेम कर दे कि ये बच्चा मेरा है, मान लो दो पेयर हैं, 2 कपल हैं, एक कपल ये है, दूसरा कपल ये, मतलब एक कपल तो ये हो गया कपल ए, और एक कपल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कपल बी, और एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, ये बच्चा है।
अब ये एक कपल कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है, बी कपल कह रहा है मेरा बच्चा है। तो भाई ऐसे में कैसे पता लगेगा किसका बच्चा है? तो इसका पता लगाना बहुत आसान है, ठीक है। वो कैसे पता लगाते हैं? अब आपको मैंने बताया था ब्लड ग्रुप का, मैंने बताया था अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे का पता लगाया जा सकता है। कैसे लगाते हैं वही चीज़ हम समझेंगे, और साथ के साथ में ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का मतलब क्या है ये भी समझ, या इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम समझेंगे। तो पहली बात, ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाई कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 अलील्स। ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ए बी ओ, ये जितने भी ब्लड ग्रुप हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको 3 अलील कंट्रोल करते हैं, और ये तीनों के तीनों अलील जो होते हैं एक सिंगल जीन का पार्ट होते हैं। एक जीन के यहाँ पे कितने अलील हैं? 3 अलील हैं, ठीक है। विच आर डोनेटेड बाई आई ए आई बी, सॉरी डोनेट नहीं डिनोट आएगा, सॉरी यहाँ पे बड़ी मिस्टेक है। विच आर डिनोटेड, ये 3 जो अलील हैं इनको डिनोट किससे करते हैं? इसको सही कर लेना। विच आर डिनोट दर्शाते किससे? 3 अलील जो हैं एक को तुम दर्शाते हैं आई ए, दूसरे को दर्शाते हैं आई बी, और तीसरे को दर्शाते हैं आई ओ, या इसी को लिख देते हैं कई बार स्मॉल आई। तो ये 3 अलील होते हैं, इसको डिनोट की जगह डिनोट लिख लेना डोनेट की जगह पे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो ब्लड ग्रुप है उसको कौन कंट्रोल करता है? 3 अलील कंट्रोल करते हैं। ये अलील एक ही जीन का पार्ट होते हैं। कौन कौन से अलील हैं? आई ए आई बी और आई ओ। आई ओ को ही क्या लिख सकते हैं? स्मॉल आई बी लिख सकते हैं। एंटीजन ए एंड बी आर प्रोड्यूस्ड बाई अलील आई ए एंड आई बी। अब ये जो अलील हैं, आई ए कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा? एंटीजन ए। आई बी कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करेगा? आई बी। ये कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे जीनोटाइप ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप के क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका जीनोटाइप एक तो ये हो सकता है आई ए होमोजाइगस। दूसरा आई ए आई, ये भी जीनोटाइप हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई बी या फिर आई बी आई। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? आई ए आई बी। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो उसका सिंपली आई या फिर आई ओ, ये हो जाएगा उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जीनोटाइप, ठीक है। आई ओ या आई अलील आर रिसेसिव। ये अलील कैसे होते हैं? रिसेसिव करेक्टर होता है, मतलब ये अपने आप को एबन जनरेशन में शो नहीं करता, ध्यान है ना आपको। तो आई ओ या आई अलील जो है ये कैसे होते हैं? रिसेसिव होते हैं। एंड डू नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी ब्लड एंटीजन। तो ध्यान रखना, आई ओ जो अलील है ये किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनाता। एंटीजन सिर्फ कौन बनाते हैं? आई ए और आई बी, ये दोनों अलील एंटीजन बनाते हैं। आई ए एंटीजन ए बनाता है, आई बी एंटीजन बी बनाता है। दोनों अगर हैं तो दोनों मिलके ए और बी एंटीजन का निर्माण करेंगे। द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज डिपेंड अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 अलील्स। तो 2 अलील्स मिलके ही क्या बनाते हैं? किसी एक ब्लड ग्रुप का निर्माण करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? अगर पेरेंटल डिस्प्यूट है, दो, जैसे मैंने अभी बताया था, 2 कपल्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है, तो उसका पता लगाना है। तो उसका पता लगाने के लिए ब्लड ग्रुप हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम चेक कर सकते हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ये होगा। तो फिर उसके आधार पर रिजल्ट जो आएंगे उससे पता चल जाएगा किसका बच्चा है। ये हम एक एग्जाम्पल करके अभी देखेंगे। इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाते हैं तो हम ब्लड ग्रुप देखते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ए प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो बहुत सारे टाइप्स में मैं बता चुका हूँ। तो ब्लड ग्रुप पता लगा, मतलब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते समय भी हमें ब्लड ग्रुप का पता लगाना बहुत जरूरी है, किस टाइप का है, उसका RH फैक्टर क्या है। इन ट्रीटिंग हीमोफीलिया पेशेंट, हीमोफीलिया के पेशेंट को ट्रीट करने में भी ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल वही आ गया, एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ क्या है। लेट्स अज्यूम दैट 2 कपल्स आर क्लेविंग फॉर ए चाइल्ड हुज ब्लड ग्रुप इज बी। 2 कपल है, 2 कपल, एक कपल ये ले लिया हमने और दूसरा कपल ये ले लिया। ये दोनों कपल कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो बेबी है, ये कह रहा है ये मेरा है और ये कह रहा है मेरा है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इन केस ऑफ फर्स्ट कपल के केस में हस्बैंड का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, मतलब इसमें अलील कौन कौन से पाए जाएंगे? आई आई। और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए बी। तो इसके अलील कौन से हो जाएंगे? आई ए और आई बी। दूसरा कपल देखते हैं, इन सेकेंड कपल हस्बैंड का ब्लड ग्रुप है ए और उसके अलील दे रखे हैं आई ए और वाइफ का ब्लड ग्रुप है बी, आई बी और आई। अब इनका क्या कराते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो पहला कपल देखते हैं, इसमें मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ। फीमेल का क्या है? ए बी। इसके ये अलील हो गए आई आई और आई ए आई बी, तो इनके गैमेट्स बनेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। अब इनको क्रॉस कराते हैं, मतलब पहले को इसके साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर इसको इसके, सॉरी दूसरे, मतलब ये क्रॉस कराना तो आप जानते ही हैं ना, मतलब इसको पहले इसके साथ और फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर रिजल्ट क्या बनेगा देखो।
जब हमने आई को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, आई, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। जब आई को हमने आई बी से क्रॉस कराया तो आई, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। जब हमने आई को, तो सेम है आई आ रहा है, तो इनके भी रिजल्ट कौन से होंगे, तो ब्लड ग्रुप ए बी। मतलब अगर 4 संतान होती हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, तो मतलब 2 का तो ब्लड ग्रुप होगा ए और 2 का होगा बी, मतलब ए और बी आने की प्रोबेबिलिटी 50-50%। पहला कपल का केस। दूसरा कपल देखते हैं, उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें अलील कौन कौन से दे रखे हैं, आई ए, ठीक है, आई ए। फीमेल क्या है, आई। अब इसको क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस। तो आई ए को क्रॉस कराएंगे बी से, आई बी। आई ए को कराएंगे आई से, आई, सेम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी ए। मतलब यहाँ पे 2 ब्लड ग्रुप ए बी होंगे और 2 क्या होंगे, ए। तो मतलब इस वाले केस में आप देख रहे हो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप तो बन ही नहीं रहा बच्चे का। ये मान लो पेरेंट, मतलब जनरेशन, न्यू जनरेशन है, चाइल्ड है, बच्चे हैं, उनका ब्लड ग्रुप है। तो बच्चे मान लो अगर 4 हैं तो 4 में से चारों का ब्लड ग्रुप बी तो है नहीं, 2 का ए बी और 2 का क्या है, ए है। मगर यहाँ पर एक का बी ए और एक का बी, एक का ए और एक का बी। तो मतलब अब बताओ, बच्चा जिसका ब्लड ग्रुप बी है तो वो किस कपल का होगा, तो वो फर्स्ट कपल का बच्चा होगा। तो यहाँ पर ऐसे पेरेंटल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने में ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन सेकंड केस ये हमने देख लिया। तो सेकंड कपल जो है ये बिल्कुल गलत है, झूठ बोल रहा है, इसको सजा भी हो सकती है। फर्स्ट कपल का बच्चा होगा, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, और बाकी मिलते हैं, एक लेक्चर और आएगा, इसके बाद अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।